चलिए देखते हैं। कल हम लोगों ने nth ऑर्बिट की ऊर्जा के लिए पढ़ा था, हमने बात की थी nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की ऊर्जा हाइड्रोजन के जैसे परमाणुओं के लिए, हाइड्रोजन एटम्स के लिए हमने पढ़ा था En इज इक्वल्स टू En बराबर m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने कल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था, टोटल एनर्जी सर, ओके, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ओके, यहां पर हम अगर बात करें, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में CH का मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, हालांकि ये बाद में आएगा, अभी CH का मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, तो ये En जो है फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है कभी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे और हमारा पढ़ा हुआ ना, सो दैट विल बी, ये z स्क्वायर तो अलग कर लें हम, अपॉन n स्क्वायर भी अलग कर लें, यहां पर हमारे पास होगा m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड इनटू CH क्यूब, CH इनटू h स्क्वायर, ये CH क्यूब हो जाएगा और इनटू CH। ये जो एक एक्सप्रेशन है बच्चों, m e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू CH क्यूब, इसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और R से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग नियतांक है, इसकी वैल्यू जो है लगभग 1.097 इनटू 10 टू द पावर 7 आती है, ओके। तो यहां से अगर हम En की बात करें तो अब ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, ये R हो गया, RCH इनटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इज दैट क्लियर? तो कभी-कभी इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए बात करें, फॉर हाइड्रोजन, तो Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी En इज इक्वल्स टू RCH इनटू 1 बाई n स्क्वायर, इस तरह से, ओके। तो कभी कभी इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, नोट करें आप इसको। तो ये है टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अभी हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे थे, माइनस लगा के चलिए। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, राइट? सो दैट विल बी माइनस ऑफ। तो इस फॉर्मेट में भी ये रिडबर्ग कांस्टेंट इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट होती है, इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, ओके।
अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में वापस आता है, यदि इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट से n2 कक्षा से n1 कक्षा में आता है, अगर n2 कक्षा से n1 कक्षा में आता है तो वहां पर फिर वही बात होगी। हमने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो फोटॉन उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, E2 माइनस E1 बराबर h न्यू। ओके, E2 माइनस E1 बराबर h न्यू। अब यहाँ पर E2 En2, E2 मतलब N2, E2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, माइनस ऑफ RCH अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा N2 स्क्वायर, और माइनस ऑफ RCH अपॉन N1 स्क्वायर बराबर क्या हो गया h न्यू। यहाँ माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये RCH अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ओके, बराबर h न्यू। ओके, ये h और ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। r इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर बराबर न्यू अपॉन c। हम जानते हैं c बराबर न्यू लैम्डा, c की जगह हम न्यू लैम्डा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर बराबर न्यू, और c की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, न्यू इनटू लैम्डा। ओके, ये न्यू और ये न्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ नया, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये स्पेक्ट्रम लाइंस की वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है, तब वहां पर जो स्पेक्ट्रल, जब वो फोटॉन्स एमिट करेगा, वो जो लाइट एमिट करेगा उसका स्पेक्ट्रम आएगा, वो स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होगी, जो तरंग दैर्ध्य होगी, वो हम इस सूत्र के द्वारा पता करते हैं। n1 मतलब जिस ऊर्जा स्तर पर वो कूद के आता है, n2 मतलब उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है, रिमेंबर n2 से n1 में वो जंप करके आता है। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अगर ये हाइड्रोजन के लिए है, अगर आप हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए लेंगे तो इनटू क्या हो जाएगा z स्क्वायर, है ना। ये हाइड्रोजन के लिए यहाँ z नहीं लिया है। अगर हाइड्रोजन की जैसे, अगर मैं फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो हाइड्रोजन के जैसे एटम्स के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r इनटू z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ पर तरंग दैर्ध्य 1 बाय लैम्डा कौन, तरंग संख्या भी कहते हैं, वेव नंबर, तरंग संख्या, वेव नंबर, इसे हम तरंग संख्या कहते हैं, वेव नंबर। ओके, तो आप इसकी जगह न्यू बाहर लिख सकते हैं, ठीक। ओके, तो ये एक पैटर्न है। अब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ये सारी डिटेल्स आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक छोटी सी थ्योरी दूंगा। ओके, तो इसे मैं मिटा देता हूँ।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन गैस को कि जिस भी गैस का हमको स्पेक्ट्रम निकालना है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, उसे हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं लो प्रेशर पे, वहां पे हम एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं। वहां पर उस एनर्जी को, जैसे स्पार्किंग होती है हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वहां पर जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल पे मूव कर जाते हैं। ओके ठीक। अब देखिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वहां पर अनंत हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और वो सभी परमाणु जो है उन सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जब वो अलग अलग ऊर्जा ग्रहण करेंगे, अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा तो नहीं कि सबके सब एक जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो अलग अलग हायर एनर्जी लेवल्स पे जंप कर जाते हैं। जब कुछ देर इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे रहने के बाद वो अपने बेसिक एनर्जी लेवल, अपने फंडामेंटल एनर्जी लेवल पे वापस आते हैं। वापस आते समय ऐसा हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन, देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए आपका बेसिक एनर्जी लेवल है, ये मान लीजिए आपका ये है एक आपका, मैं बना देता हूँ आप समझिए इसको। ये एनर्जी लेवल्स बना दिए मैंने सपोज करिए, बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। अब ये सबसे बेसिक एनर्जी लेवल है जहां इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को फाइनली जो है अपने घर वापस आना है, आना तो उसको यहीं पर। अब हो सकता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ ना आए, वो यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए। तो जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस अलग बनेंगी, यहाँ से यहाँ की कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस अलग बनेंगी और यहाँ से यहाँ की कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस अलग बनेंगी। तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमको स्क्रीन पर, जो मिलता है वो जो फोटॉन्स एमिट करते हैं, ओके, तो उनकी जो फोटॉन्स एमिट करते हैं वो कुछ वेवलेंथ होती है उसकी, ठीक है ना, उन वेवलेंथ्स के कलर का एक बंच हमें मिलता है, उसे हम एक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसे दूसरा बंच मिलता है, तीसरा बंच मिलता है, चौथा बंच मिलता है, पांचवा बंच मिलता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमको देखिए कहां पे कैसे कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम वो इलेक्ट्रॉन्स, वो लाइन देखेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पर है, कहां पर वापस कहां आ रहा है, फर्स्ट पर। अब वो कहीं से भी आ रहा है, हो सकता है वो आखिरी से सीधा फर्स्ट पे आए, ये फर्स्ट पे आने वालों की लाइन स्पेक्ट्रम। कहीं भी थे, अब हो सकता है कि उनमें किसी इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जंप किया हो, यहां से यहां गया हो, यहां से यहां गया हो, फिर यहां से आया। हमको लेकिन वो लाइन चाहिए जहां पर कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहां पर आया है, फर्स्ट ऑर्बिट पे। मतलब आपके n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो हमको
लाइमन सीरीज। ये नील बोर ने अपने जो स्टूडेंट्स थे जो उसका साथ दे रहे थे, जो उसके मतलब जो स्टूडेंट्स थे जो एक्सपेरिमेंट में जो सपोर्ट कर रहे थे, उनके नाम पर उन्होंने इन सीरीज के नाम रखे, लाइमन, बाल्मर, पाश्चर। और इसमें मतलब स्पेक्ट्रम थ्योरी में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सोमरफेल्ड थ्योरी और वो सारी चीजें, लेकिन वो सब चीजें हम फाइनली एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, मतलब कि डिवीजन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, पर वो सब चीजें हमको अभी फिजिक्स में यहाँ नहीं पढ़नी है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। डिटेल में तो ये काफी बड़ा है, पर वो सब केमिस्ट्री के पार्ट है। अभी हम फिजिक्स की बात करें, इस पे सीधे न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स करने के लिए पहले आपको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से लाइमन सीरीज आई है। लाइमन सीरीज का भाई जहां पर आपका ग्राउंड लेवल कहां था, 1 पर। इसमें वो सारी लाइंस थी जहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके कहां आ रहे थे, फर्स्ट पे आ रहे थे। 2 से 1 पे आ सकते हैं, 3 से 1 पे आ सकते हैं, 4 से 1 पे आ सकते हैं, सो। इसी प्रकार दूसरा एक उसको मिला जहां पर उसको ग्राउंड लेवल कहां मिला, 2 पर। कहीं से भी जंप करके इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आए, 2 पर। ये देखिए, ये सेकंड पर। तो यहां पर आपका ग्राउंड लेवल क्या हो गया, 2, और कहां से मूव किया है, 3 से, 4 से, 5 से एंड सो। इस सीरीज को उसने नाम दिया बाल्मर सीरीज। ये विजिबल रीजन है, ये विजिबल रीजन। ओके, ठीक। ये लाइमन सीरीज, ये बाल्मर सीरीज, ये विजिबल रीजन है। फिर कहीं से भी जंप करके 3rd पे आए, N1 यहाँ पे ग्राउंड लेवल क्या हो गया, N1 बराबर 3 N2 बराबर 4, 5, 6। इसे उसने नाम दिया पाश्चर सीरीज, पाश्चर। देन 4 में तो यहाँ N1 बराबर 4 N2 बराबर 5, 6, 7 एंड सो। तो ये इसका नाम उसने दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। देन P फंड, इसमें 5th में जंप करके आए, तो ये N1 बराबर 5 N2 बराबर 6, 7, 8 एंड सो। ठीक, P फंड सीरीज, P फंड सीरीज। एक और सीरीज बाद में लेटर ऑन फाइंड आउट हुई, हम्फ्री सीरीज। ठीक है, उसमें 6th में आए। ठीक, तो इस तरह से हमको अलग अलग लाइंस का, स्पेक्ट्रल लाइंस का एक बंच मिले। ठीक है, ओके। तो ये था पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों मिला, ऐसा ही क्यों मिला, मतलब कि क्यों इस तरह से आपको अलग अलग मंच मिले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड लेवल पे अलग अलग स्टेप्स पे आ रहे थे। आना सबको फाइनली 1 पे, पर हो सकता है कि कुछ कूद करके 1 पे डायरेक्ट आ गए, कुछ 2 पे आए, फिर 1 पे आए, कुछ 3 पे आए, फिर 1 पे आए। तो इसलिए हमको जब वो स्टेपिंग हुई तो हमको स्पेक्ट्रल लाइंस का मंच भी क्या मिला, अलग अलग मिला। ठीक है, ग्राउंड लेवल 1 के लिए लाइमन सीरीज, ग्राउंड लेवल 2 के लिए बाबर सीरीज, ग्राउंड लेवल 3 के लिए पाश्चन, ग्राउंड लेवल 4 के लिए ब्रैकेट और ग्राउंड लेवल 5 के लिए डिफरेंट सीरीज। ओके, ये यूवी रीजन पहला लाइमन सीरीज जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, ये आपको विजिबल रीजन में मिलेगी, और ये तीनों आपको इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी, तीनों इंफ्रारेड रीजन, अवरक्त लाल। ठीक है ना, ये दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में और ये पराबैंगनी क्षेत्र में। ओके, फॉर्मूला मैंने आपको बताई दिया तरंगदैर्घ्य निकालने का, 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब आपको ये n1 और n2 का मतलब समझ में आ रहा है। ठीक, ओके, अब आगे नाउ अब हम टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला जिस पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। Number of spectral lines, due to transition from nth orbit to lower orbit। मतलब जब इलेक्ट्रॉन nवी कक्षा से पहली कक्षा में, मतलब निम्नतम कक्षा में संक्रमण करता है, तब स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या। फॉर्मूला होता है बच्चों n बराबर n इंटू n माइनस 1/2। ओके, n इंटू n माइनस 1/2। इस फॉर्मूले को याद रखिए। आखिरी चीज फेलियर्स ऑफ बोर्स मॉडल। बोर मॉडल जो है वो फेल क्यों हो गया, या मतलब लिमिटेशंस क्या थी। फेल तो क्या, सबसे सक्सेसफुल मॉडल है अभी तक, तो लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली बात, बोर का मॉडल जो है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही है।
वहीं तक इसकी लिमिटेशन, पहली चीज है ना। जिनके जैसे मैं ऑक्सीजन के लिए बात करूं, नहीं, ठीक। दूसरी बात लिमिटेशंस में हम अगर इसकी बात करें तो दूसरा जो ये है कि ऑर्बिट्स को इसने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को, मतलब इलेक्ट्रॉन की कक्षा को इसने क्या बोला, सर्कुलर ऑर्बिट्स है, वृत्ताकार। जबकि सोमरफेल्ड वगैरह की थ्योरी जो बाद में आई लेटर ऑन, जो ऑर्बिट्स हैं वो इलेप्टिकल भी होती हैं, ठीक। तो इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में सर्कुलर ऑर्बिट की बात करी और सारे कॉन्सेप्ट सर्कुलर ऑर्बिट के हिसाब से बताए, लेकिन जो ऑर्बिट्स होती हैं, जो कक्षाएं होती हैं, वो गोल तो होती हैं, कुछ कक्षाएं इलेप्टिकल भी होती हैं, दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस थी कुछ नील बोर की मॉडल की। ओके, इस चैप्टर को मैंने सारा कुछ थ्योरेटिकली आपको क्लियर कर दिया, सारे डेरिवेशंस कराए, हालांकि नील पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं थे, पर थ्योरी समझ में आने से आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से वो अंडरस्टूड हो पाएंगे, ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को और फिर कर पाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नाभिक, न्यूक्लियर कर दूंगा और न्यूमेरिकल्स करते रहिए। पहले थ्योरी पूरी क्लियर कर लीजिए अच्छे से, फिर आप कोशिश करिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के बाद धीरे धीरे उनको आगे बढ़ते रहिए। एकदम से हार्ड न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत